किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपने हार मान लिया तो समझ जाइए कि आपका खेल वहीं खत्म हो गया, लेकिन आप खड़े होकर लड़ाई जारी रखते हैं तो जीत आपकी होगी। याद रखिए, गिरना जरूरी है, लेकिन हर बार उठना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो उठिए और खुद को साबित कीजिए। जी टीवी परिवार के सारे साहिबान पेश एक खिदमत है, हमारा परिवार की एक और खास शाम का एक बेहतरीन नजराना। तो इस यादगार लम्हे को हमारे साथ साझा करें और हमारा परिवार का हिस्सा बने। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसा रहा, इसे बात कर ली जाए। जीजू, आज आपसे शुरू करें। आज का हमारा दिन जो रहा ना, अरे काफी शानदार था भाई। क्या बोले, कहा था कि एक रिश्ता जो है पिछले 3 साल से हम लगवाने के एकदम चक्कर में पड़े हुए थे। कभी लड़का वाला तैयार हो जाए, कभी लड़की वाला, कभी लड़की वाला तैयार हो जाए तो कभी लड़के वाले को प्रॉब्लम। बहुत जद्दोजहद के बाद आज जाकर के वो रिश्ता फाइनल हुआ है। और पता है, लड़की वाले खुश होकर के 2 किलो रसगुल्ला दिए हैं, फ्रिज में रख दिए हैं, खा लीजिएगा आप लोग। मंडे, अरे तुमको भी मिलेगा रसगुल्ला, का है माथे पे एकदम तनाव का लकीर ला रही हो भाई। चलो बता दो, तुम्हारा दिन कैसा गया? जीजू, हम क्या ही बताएं। आज हम प्रैक्टिस से घर आ रहे थे तो हमारी स्कूटी बंद पड़ गई। फिर हम हाथ से लेके चलते चलते कड़ी धूप में घर लौटे। बाकी तो हमारा दिन ठीक ठाक ही था। जीजू 2.0, आप बताइए आपका दिन कैसा था? है भाई, मेरे दिन का तो क्या ही पूछना, इतना मजा आ रहा है काशी में। आज अचानक ऐसे ही मेरे जहन में आया कि शिवानी जी के कहने पर अगर मैं काशी ना आता तो कितनी बड़ी गलती कर जाता। अब अभय, वीरू, मैंडी, वेदिका, किस किस की तारीफ करूं मैं। कमाल का बीतता है मेरा दिन काशी में। तो चलिए अब आप भी बता दीजिए कि आपका दिन कैसा बीता। मेरा दिन तो आज बहुत अच्छा था। काशी विश्वविद्यालय के स्टाफ बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मेरे सारे रिसर्च पेपर बहुत आसानी से सबमिट हो जाते हैं, पब्लिश भी हो जाते हैं, और तो और मेरे काम को बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। अरे वीरू पाड़े जी, आप काहे खिलखिला के हंस रहे हो भाई? बताइए आपका दिन कैसा था? अरे मैंडी मौसी, हम आपको क्या ही बताएं, आज हम ग्राउंड में क्या क्या मजे काट के आए। आज हमने की स्पिन पे स्पिन बॉलिंग, फिर डाले फिरकी पे फिरकी, किसी को तो बॉल ही समझ में नहीं आई, और फिर पकड़ लिया हमने किसी का गिल्ला और किसी के पैड्स। आउट पे आउट, आउट पे आउट, आउट पे आउट, आउट पे आउट। चलो इसी बात पे वेदू, तुम बता दो तुम्हारा दिन कैसा था? अब क्या ही बताए हमारे दिन पर। हमारा दिन तो हमेशा ही अच्छा जाता है। हमारा दिन तो आज और भी अच्छा हो गया हमारी चॉकलेट की वजह से। वैसे जो चॉकलेट तुम इतने मजे से खा रही हो, ये तुम्हें किसने दी है? वो पल्ली गली में रहता है ना पप्पू अंकल, उनके बेटे जुम्मी भैया, उन्होंने दी। क्यों? क्योंकि उनका बर्थडे था ना। तो उन्होंने गली के सारे बच्चों को इतनी महंगी चॉकलेट दी? नहीं नहीं, उन्होंने गली के सारे बच्चों को नहीं, उन्होंने सिर्फ हमें और मोनी को अलग से बुलाकर इतनी महंगी चॉकलेट दी है। और क्या कहा उन्होंने? और कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि ये बात किसी को मत बताना कि मैंने तुमको इतनी बड़ी चॉकलेट दी और इतनी महंगी भी, वरना सब मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, और मैं सबको इतनी बड़ी चॉकलेट दे ही नहीं सकता। शिवानी दीदी, आप बेमतलब का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम बचपन से जानते हैं जुम्मी भैया को, बहुत अच्छे हैं वो, उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं उनके प्यारे प्यारे। तुम सही कह रही हो मैंडी, पर एक बार मुझे वेदिका से बात करना बहुत जरूरी है। वेदिका, बताओ और क्या हुआ था? और कुछ नहीं शिवानी मासी। अच्छा, गाल तो थपथपाए होंगे ना तुम्हारे? हाँ, उन्होंने प्यार से गाल थपथपाए और उन्होंने मोनी की पप्पी भी ली, और तब हम भाग के आए क्योंकि उनकी दाढ़ी बहुत चुभती है। बेटा, दाढ़ी चुभती है या और कोई बात है? हाँ, हमें उनका जोर से पकड़ना अच्छा नहीं लगता और वो हमेशा कस के पकड़ते हैं। वेदिका, ध्यान से सुनना। जब भी हमारे शरीर को कोई छूता है तो हमें 2 तरह के एहसास होते हैं। पहला गुड टच और दूसरा बैड टच। शिवानी, ये सब तुम क्या बोले जा रही? अरे पप्पू जी और पप्पू जी के पूरे परिवार को हम कई सालों से जानते हैं भाई, और हमको नहीं लगता कि ये जुम्मी जो है इस तरीके की कोई हरकत कर सकता है, वो भी वेदी के साथ। जीजू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर बात यहाँ विश्वास की नहीं है, नियत की है। और अगर मनोविज्ञान की माने तो ऐसे अपराधी किस्म के लोग बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं, अपने यौन आकर्षण के लिए इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चे नादान होते हैं,
नासमझ होते हैं और बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप दीदी। वेदू, और तो और मैंडी, तुम्हें पता है ऐसे अपराधी किस्म के लोग ज्यादातर हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में और हमारे जानकार होते हैं। इनके पास जाने से बच्चे डरते हैं, तो फिर ये आइसक्रीम, टॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये सब का लालच देकर बच्चों को अपने पास बुला लेते। तो रुको, आते हैं भैया इनसे बात करके अबे। अभी 5 मिनट में। बैठ जाओ। बैठ जाओ। अरे बाबू तुम इतना जल्दी काहे उतावला हो जाते? और कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है अभय। 5 मिनट लगेगा भाभी में बात करने में, सिर्फ 5 मिनट लगेगा। उससे पहले अभय हमें वेदिका को समझाना होगा। अगर हमारे बच्चे जागरूक और समझदार होंगे तो ऐसे अपराधी हमारे बच्चों के आसपास भी नहीं भटकेंगे। वेदू, क्या तुम गुड टच और बैड टच के बारे में जानती हो? हाँ शिवानी मासी, जब हमें मम्मी, पापा, वीरू भैया, अभय चाचू, मैंडी मासी और हमारे टीचर्स जब हमें प्यार से छूते हैं तब हमें अच्छा लगता है। शायद वही गुड टच है। करेक्ट, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। और कुछ नहीं। और जब जुम्मी भैया छूते हैं तब हमें अच्छा नहीं लगता, क्यों वेदू? क्योंकि वो हमेशा हमारा हाथ कस के पकड़ते हैं और अपनी ओर खींचने का भी प्रयास करते हैं। उसे ही बैड टच कहते हैं वेदिका। ऐसे लोग हमारे शरीर के उन हिस्सों को छूते हैं जिन्हें हम ढक कर रखते हैं। देखो, जैसे हमारा चेहरा, हमारा सिर, हमारे हाथ ये ढके नहीं होते, पर हमारे शरीर के वो हिस्से जिन्हें हम ढक कर रखते हैं उन्हें हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं। और जो कोई भी हमारे इन प्राइवेट पार्ट्स को छूने या सहलाने की कोशिश करता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पत्थर उठा के उनके सिर पर मारना चाहिए। कभी भी नहीं वेदू, ऐसा कभी भी मत करना। पर क्यों दीदी? बताती हूँ मैंडी। क्योंकि ऐसे अपराधी किस्म के लोग बच्चों को हमेशा अकेले में लेकर जाते हैं, और अगर तुम वहां उनको पत्थर मार दोगी तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और वो तो तुमसे ज्यादा ताकतवर होंगे ना। फिर हमें क्या करना चाहिए शिवानी मासी? पहला वेदू, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफी के लालच में उनके पास नहीं जाना चाहिए। दूसरा, फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी पर भी विश्वास मत करना। और अगर कभी भी तुम या तुम्हारे फ्रेंड उनके जाल में फंस जाए तो उनकी कमजोरी पर अटैक करना। फिर उनकी कमजोरी क्या है शिवानी मासी? जब तुम कंपाउंड में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी तो तुम्हें पता है जुम्मी भैया तुम्हें अकेले क्यों बिल्डिंग के पीछे लेकर गए? नहीं। क्योंकि ऐसे अपराधी किस्म के लोग भीड़ से डरते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो ये गंदी हरकत भीड़ में करेंगे तो उनकी नीयत के बारे में सबको पता चल जाएगा। मतलब हमें शोर मचाकर सारे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था। बिल्कुल वेदू, क्योंकि ऐसे लोग अपनी इज्जत और इमेज खराब होने से बहुत डरते हैं। और जब तुम्हारे शोर से सब कोई आसपास आ जाए तो उनको इस इंसान की बुरी नीयत के बारे में सब कुछ बता देना। तो ऐसे में तुम्हारे चाचू को कानून को हाथ में भी नहीं लेना पड़ेगा और तुम भी सुरक्षित रहोगी। थैंक यू सो मच शिवानी मासी, आपने हमें गुड टच और बैड टच के बारे में इतने अच्छे से समझाया। थैंक यू। हमारे प्यारे जीटीवी के दर्शकों, आप भी अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जरूर बताइए। उन्हें जागरूक कीजिए, समझदार बनाइए, ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न न हो सके। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे प्यारे जीटीवी के दर्शकों, अब वो घड़ी आ गई है जो आप ऑनलाइन मंगाए थे। अरे नहीं महाराज, हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे दर्शकों ने जो मेल और मैसेज भेजा है उसको पढ़ने की घड़ी, मतलब समय आ गया है। अच्छा। साड़ू भाई क्या है, थोड़ा मजाकिया है ना, तो मजाक करते रहते हैं। तो जी टीवी के आप सभी दर्शकों को प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हमारे प्यारे दर्शकों, अब वो समय आ गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ें। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले वो कौन सज्जन है जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजा है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला ईमेल हमें भेजा है बिहार मुंगेर जिला से नीतू कुमारी जी ने। नमस्ते नीतू जी। नमस्ते। नीतू जी, आप लिखती हैं, मुझे हमारा परिवार बहुत पसंद है। मेरा सवाल यह है कि भाग्य लक्ष्मी में ऋषि और लक्ष्मी को बार बार अलग क्यों किया जाता है? अब तो मलिष्का की सच्चाई सामने आनी चाहिए। ऋषि और लक्ष्मी को एक होना चाहिए, उन्हें बार बार अलग नहीं करना चाहिए। जब से भाग्य लक्ष्मी शुरू हुआ है तब से ऋषि और लक्ष्मी बार बार अलग होते रहे। इसमें अब कुछ नया ट्विस्ट आना चाहिए। नीतू जी, आपका सुझाव काफी सराहनीय है। हम आपका ये सुझाव जो है जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम जो है इस पर प्लानिंग कर रही होगी। हाँ, वो जल्द जो है आपके सुझाव पे अमल करते हुए हो सकता है कि ऋषि और लक्ष्मी एक हो जाए। बिल्कुल विजय भैया, लेकिन उससे यहाँ बताना ठीक नहीं होगा। उससे क्या है कि कहानी का मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। इसीलिए नीतू जी, आपसे प्रार्थना है कि आप भाग्य लक्ष्मी और जी टीवी के अन्य शोज देखती रहिए।
बाकी ऋषि और लक्ष्मी कब एक होंगे और मलिष्का का सच कब सामने आएगा, ये बहुत जल्द हम सबको पता चल जाएगा। तब तक आप कहानी की कथा और पटकथा का आनंद लीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद के बाद देखिए कि अगला मेल और मैसेज किन्होंने भेजा है भाई। जी हाँ, अगला मैसेज हमें भेजा है निहारिका जी ने। निहारिका जी नमस्कार। निहारिका जी लिखती हैं, नमस्ते, मुझे हमारा परिवार देखना बहुत पसंद है और जी टीवी के सभी शोज भी, लेकिन मेरी ये राय है कि जी टीवी पर एक फ्रेंडशिप स्टोरी भी आनी चाहिए, खास तौर पर लड़कियों की दोस्ती पर आधारित एक ऐसी कहानी हो जो अच्छी सोच और प्रेरणा के साथ हो। हमेशा लव स्टोरीज देखकर अब थोड़ा बोर होने लगा है। मेरा बस इतना कहना है कि जी टीवी पर ये शो भी आना चाहिए और वो भी एक अच्छी स्टार कास्ट के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद निहारिका जी। निहारिका जी, हम आपकी ये बात जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम तक तत्काल प्रभाव से पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि इस बदलते शो की धारा में आपके मन का ऐसा शो आए जिसमें दोस्ती की मिसाल कायम करने वाले किरदार आपको देखने को मिले। बाकी आप इसी प्रकार जी टीवी से जुड़े रहिए। धन्यवाद। तो अगला ईमेल भेजा है, अरे बाप रे बाप, गुलाबी नगरी जयपुर से, पिंक सिटी। हमारा पसंदीदा जगह है। सलमा पाठक जी ने। सलमा जी नमस्ते। नमस्ते। सलमा जी लिखती हैं, भाग्य लक्ष्मी शो बहुत अच्छा जा रहा है, ब्यूटीफुल सीरियल, हमें और हमारे पूरे परिवार को बहुत पसंद है। सलमा जी, आपको और आपके पूरे परिवार को भाग्य लक्ष्मी शो बहुत अच्छा लग रहा है, ये जानकर के हमें भी बहुत अच्छा लगा। आप इसी प्रकार जी टीवी के सभी शोज देखते रहिए और भेजते रहिए अपने सराहना, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, जिससे हम अपने भूल को सुधार कर सकें और जी टीवी को आप सबका मनपसंद चैनल बना पाए। सही बोले ना? जी बिल्कुल सही बोले। तो हमारे प्यारे दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यहीं विराम लेते हैं और आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी साड़ू भाई के साथ मिलकर आपको फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे देखिए जी टीवी का एक प्यारा शो, बस इतना सा ख्वाब। भाई आपको दिखाते हैं कि बस इतना सा ख्वाब में क्या चल रहा है। जब कोई नया ज्वाइन करता है ना, समझ लेना कोई पुराना निकाला जाने वाला है। उसके बाद शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। अमृता बाहर निकलो। देखो चुपचाप मेरे सामने आ जाओ, मैं कह रही हूँ तुम्हें। छोड़ो मुझे। तो रात 8 बजे देखिए, अरे उसी शो के बारे में हम बताने जा रहे हैं भाई, जिसके बारे में आज मेल और मैसेज के जरिए आपने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। जी हाँ, भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि भाग्य लक्ष्मी में क्या हो रहा है। ऐसा क्या करूं जिससे आयुष खुद आए, मुझसे सॉरी बोले और मुझे घर वापस लेके जाए ऑब्रॉय मैंशन। आयुष अब तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। उसके बाद रात 8:30 बजे देखिए जागृति, एक नई सुबह। तो आइए देखते हैं इस शो में क्या होने वाला है। हाँ, खिड़की के बाहर कोई था और वहाँ पैरों के भी निशान थे। तो आप किसी की बातों पर बिलीव करोगे ना मम्मा? की लास्ट शो पे मेरे पापा के फ्रेंड, मैं उनके पास जाऊंगी, वो मुझे जस्टिस दिलवाएंगे। हम गोली नहीं चलाए। हम जानते हैं बाबा, वो कमरा में ना कोई और भी था। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं एक बेहतरीन शो की बेहतरीन झलकियां। माँ ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। सच, ये सच कह रही है, ये माँ को कुछ नहीं होने देगी। आरवी, इसी ने माँ को मारने की कोशिश करी है। उसके बाद रात 9:30 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं जाने अनजाने हम मिले की कुछ बेहतरीन झलकियां। कितना टाइम लगेगा आपको? 1,15,640 सेकेंड। कैलकुलेट कर लो, बिजी रहोगी तो मुंह बंद रहेगा तुम्हारा। अच्छा ठीक है, आपको युद्ध करना है ना, तो अब युद्ध होगा। ये क्या कर रही हो तुम? जिंदगी आपके लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसके खुलने का वेट मत करो, सीधा उस दरवाजे को तोड़ दो। रात 10 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। भाई आपको दिखाते हैं कि वसुधा में चंद्रिका सिंह चौहान जी वसु के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। वाह क्या सीन। चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ एक नौकरानी की सगाई में काम कर रहा है, वो भी कड़कती धूप में। आज अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी ना? आज वसु की सगाई थी तो मैंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी। लेकिन क्यों? तुम इतनी लापरवाह कब से हो गए देव?
उसके बाद रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का एक धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। तो चलिए देखते हैं जमाई नंबर 1 ने अपना जादू चला दिया है या नहीं। अरे आग लगा दीजिए ऐसे घर को जहाँ पर एक माँ को हार्ट अटैक आया और उसे देखने के लिए ना उसकी बेटी यहाँ पर है और ना ही उसकी नातिन। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने मुंह खोलने की, कंचन चोटवानी के सामने? I'll kill you! अगर मेरी बेटी की जान खराबी है ना तो मैं भगवान से भी दुश्मनी करने को तैयार हूं। अरे जमाई नंबर 1 में जमाई साहब ने जादू चलाया कि नहीं वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल हम दोनों साड़ू भाई तो अपने प्यारे दर्शकों पर जादू चला दिए महाराज। क्यों, चल गया कि नहीं? इतना बढ़िया हम लोगों ने झलकियां दिखाया और हम लोग भी एंजॉय किए और हमारे प्यारे दर्शकों ने भी एंजॉय किया होगा, ये पूरा विश्वास है हमको। बिल्कुल है? तो चलिए हम लोग चले भैया हमारा परिवार के बीच में, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, आप जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। साड़ू भाई आज गर्मा गर्म दूध वाली चाय तो बनती है। डन। म्यूट करो, बोलो। क्या हुआ? गंगा भैया इतने सालों के बाद क्या है फोन कर? इतने सालों बाद कॉल आया है, देखिए तो। हाँ हेलो, हाँ गंगा भैया नमस्ते। अरे काफी दिनों के बाद फोन कर रहे हैं आप, कानपुर शिफ्ट हो गए? तभी देखे कि कई महीनों से काशी में आप दिखाई नहीं दे रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, आप भी कभी आइए काशी, जरूर मिलिएगा। जी जी ठीक है। नमस्ते नमस्ते। वैसे कौन है ये गंगा चाचू? अरे वो बचपन के मित्र थे, कई सालों से पड़ोस में रहते थे, वही हैं। दोस्त थे मतलब? अब नहीं है क्या वो आपके दोस्त? अरे वो कुछ नहीं शिवानी, बहुत लंबी कहानी है, छोड़ो। अच्छा चलो ठीक है बता देते हैं। अब क्या है ना प्रथम बाबू कि हमारे बगल में ना ठठेरी बाजार में वो अग्रवाल जी रहते हैं, गल्ले का एक दुकान है उनका। गंगा भैया बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे तो अग्रवाल जी ने उनको कुछ पैसे दिए थे, वो भी हमारे कहने पे। अब बताइए 4 साल हो गया, अब गंगा भैया की स्थिति भी बहुत ठीक हो गई। अब गंगा भैया को फोन करते हैं पैसे के लिए तो गंगा भैया फोन नहीं उठाते हैं। अब अग्रवाल जी रोज हमको बोलते हैं, गंगा भैया की नीयत बदल गई, बस और कुछ नहीं। तो पापा हम लोगों की अच्छी या बुरी नीयत को कैसे पहचान सकते हैं? वीरू मैं तुम्हें समझाती हूँ एक कहानी के माध्यम से। कहानी सुनने के बाद तुम खुद समझ जाओगे कि अच्छी नियत और बुरी नियत में फर्क क्या होता है। कहते हैं ना कि एक पुरुष को शिक्षित करके आप सिर्फ एक आदमी को शिक्षित करते हैं, लेकिन एक महिला को शिक्षित करके आप पूरी एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। अब आप शिवानी जी को ही देख लीजिए। आज शिवानी जी ने जिस तरह वेदिका को गुड टच और बैड टच के विषय में समझाया है, वो एक पढ़ी लिखी और शिक्षित महिला ही कर सकती थी। इस बात से तो हम भी सहमत है जीजू। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में पता होना ही चाहिए। इनफैक्ट अच्छी नियत और बुरी नियत के बारे में भी पता होना चाहिए। दीदी आप कुछ कहानी सुनाने वाली थी, सुनाइए ना। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। बिहार राज्य में एक जगह है जिसका नाम है समस्तीपुर। समस्तीपुर में एक बहुत वृद्ध बीमार महिला रहा करती थी जिनका नाम किशुन देवी था। वो अकेली रहा करती थी। किशुन देवी की बेटी रामभद्रपुर में रहती थी जो समस्तीपुर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर था। एक दिन किशुन देवी ने अपना सारा रुपया पैसा और जरूरी सामान गठरी में बांध लिया और बीमार हालत में अपनी बेटी के घर जाने के लिए निकल पड़ी। पर 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद उनके पैरों ने जवाब दे दिया। गठरी का बोझ उन्हें पहाड़ जैसा भारी लगने लगा। वो वहीं सड़क किनारे बैठ गई। तभी एक साइकिल सवार किशुन देवी के पास से गुजरा। किशुन देवी ने उसे पुकारा तो साइकिल रोक के वो उनके पास आया। किशुन देवी ने कहा, बेटा मुझे रामभद्रपुर तक जाना है। इस गठरी का बोझ मेरे बीमार शरीर से उठाए नहीं उठ रहा है। तुम मेरी गठरी अपनी साइकिल पर रख लो, मैं तुम्हारी साइकिल के पीछे पीछे आसानी से चली आऊंगी। अम्मा तुम पैदल हो और मैं साइकिल पर। रामभद्रपुर अभी दूर है, मैं तो वहां कुछ देर में पहुंच जाऊंगा, पर तुम पता नहीं कब पहुंचोगी। वहां क्या मैं तुम्हारे इंतजार में खड़ा रहूंगा? इतना कहकर साइकिल सवार ने साइकिल आगे बढ़ा दी। किशुन देवी किसी तरह हिम्मत बटोर के उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ आगे जाने पर साइकिल सवार अपने मन में सोचने लगा, मैं कितना मूर्ख हूँ। वह बीमार बुढ़िया तो ठीक से चल भी नहीं सकती, शायद आंखों से दिखता भी ना हो,
वह खुद मुझे अपनी गठरी दे रही थी। उसकी गठरी में जरूर कुछ कीमती सामान, रुपया पैसा रहा होगा, तभी तो वह उसे लाद के चल रही है। अगर मैं उसकी गठरी लेकर भाग जाता तो वह बुढ़ियाओं मुझे पहचान भी न पाती। बेकार ही मैंने उसे मना कर दिया। ये सोचते ही साइकिल सवार ने फिर अपनी साइकिल किशुन देवी की ओर मोड़ ली। कुछ ही मिनटों में वो साइकिल सवार किशुन देवी के पास पहुंच गया। अम्मा, लाओ अपनी गठरी मुझे दे दो, मैं रामभद्रपुर पहुंच के तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस पर किशुन देवी ने कहा, न बच्चा, अब न देनी मुझे गठरी, तू जा, मैं जैसे तैसे पहुंच जाऊंगी। किशुन देवी की बात सुनकर साइकिल सवार ने कहा, ये क्या बात हुई अम्मा? अभी तो तू कह रही थी कि मेरी गठरी रामभद्रपुर पहुंचा दे। मैं गठरी लेने इतनी दूर से लौट के आया तो तू मना कर रही है। ये उल्टी बात तुझे किसने समझाई अम्मा? उसी ने समझाई है बेटा, जिसने तुझे यह समझाया कि बुढ़िया की गठरी में रुपया पैसा माल मत्ता होगा। बेटा, जो तेरे भीतर बैठा है वही मेरे भीतर भी बैठा है। घबराया साइकिल सवार तेजी से निकल गया और किशुन देवी मंद मंद मुस्कुराती हुई किसी तरह आगे बढ़ने लगी। नियत की पहचान कैसे होती है? क्या बढ़िया कहानी तुमने सुनाया। हमारे दोनों बच्चे जो है ना, समझ गए बड़े अच्छे से। तो देखा बच्चों, हमें हमारी अंतरात्मा संकेत जरूर देती है। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचान पाएं। तो देखा आपने, आज हमने गुड टच बैड टच, अच्छी नियत और बुरी नियत के बारे में कितनी अच्छी बातचीत की और कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा समझा। तो इसी प्रकार प्रेरक कहानियाँ, खट्टी मीठी नोक झोंक और अच्छी बातें सुनने के लिए देखते रहिए हमारा परिवार और जी टीवी। और हाँ गुरु, भेजते रहिए जी टीवी के शो से संबंधित सुझाव, सराहना और शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।